राधे राधे and welcome in this new video. And in this video we are going to discuss the chi-square test, which is a non-parametric test, and we are here to discuss that how to perform the chi-square test on numerical examples. Okay, so we are going to take a numerical and see how the chi-square is applicable to it. Okay, so this will be our aim to in this video. Okay, so let's start the video. First of all, we should know that what is the chi-square test. Okay, so what is a chi-square test? Chi-square is a, as I said earlier, that it is a non-parametric test. And in non-parametric test, what is the main thing you need? That is, there is no use of any parameter. That's why the name is given the non-parametric test. Okay, so non-parametric means that we don't need any parameter in such kind of test. Okay, so here there is no need of any parameter. So chi-square test was given by कार्ल पियर्सन. ओके, सो chi-square टेस्ट जो है वो हमें कार्ल पियर्सन ने दिया था. कार्ल पियर्सन ने क्या बताया कि chi-square टेस्ट जो है, जब हम किसी डेटा में ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज निकाल सकें, उनका डिफरेंस ले सकें और उनके बीच का डिफरेंस मेज़र कर सकें, तो वहाँ पे हम chi-square टेस्ट यूज़ करते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ सबसे पहली बात कि chi-square टेस्ट किसने दिया था. नेक्स्ट थिंग जो है कि chi-square जो है वो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है. नॉन पैरामीट्रिक मीन्स देयर वी डोंट नीड एनी पैरामीटर इन सच काइंड ऑफ टेस्ट. Okay, so as we did in the t-test, that we used the mu and sigma. I hope you remember that mu and sigma were the parameters, population parameters, and we, with the help of these parameters, we proceeded in the t-test or z-test, whatever in the parametric test. Okay, we always need a parameter in the parametric test, but in chi-square test there is no need of these kind of parameters. Okay, तो chi-square में हमें म्यू सिग्मा ये सब लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पैरामेट्रिक टेस्ट नहीं है, ये एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है. थर्ड थिंग आपको ध्यान में रखनी कि ये सिर्फ कैटेगरिकल वेरिएबल्स के लिए एप्लीकेबल है. कोई भी हम टेस्ट करते हैं तो ये वाला जो टेस्ट है वो हमारा कैटेगरिकल वेरिएबल्स के लिए एग्जिस्ट करता है. मतलब अगर आपका वेरिएबल जो है वो नॉमिनल है, नॉमिनल या ऑर्डिनल स्केल पे है. नॉमिनल वेरिएबल कौन सा होगा, नॉमिनल डाटा कौन सा होगा, जहाँ पे आपको क्वांटिटेटिवली मेजरमेंट नहीं करनी पड़ेगी, जहाँ पे आपको क्वालिटीज़ के बारे में मेजरमेंट करना हो, कैटेगरिकल वेरिएबल हो. ठीक है, तो वहाँ पे हम chi-square टेस्ट यूज़ करते हैं. अब जैसे कि मैं कहूँ मुझे ऑनेस्टी के बारे में बताना है कि ये पर्सन कितना ऑनेस्ट है. ठीक है, तो वहाँ पे हम न्यूमेरिकल क्वांटिटेटिव मेज़र नहीं ले सकते कि हाँ ये 1, इसको वैल्यू नहीं दे सकते. ऑनेस्टी 1 है, 2 ऑनेस्टी है, 3 ऑनेस्टी, ऐसे हम उसको वैल्यू नहीं दे सकते. डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल वहाँ पे नहीं काम करेंगे. ठीक है, ऑनेस्टी को हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये फुल ऑनेस्ट है, ये कम ऑनेस्ट है, मतलब उसमें भी हम कैटेगरी वाइज उसको करेंगे. ठीक है ना, कि ये ठीक है. तो अब जैसे कि आपको फीडबैक देना होता है आप किसी मॉल में गए, आपको उसका फीडबैक देना है कि आपको ये मॉल कैसा लगा. ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या करते हो, 1 2 3 4 तो नहीं होता वहाँ पे कि आपको ये, वहाँ पे आपकी कैटेगरीज बना दी जाती हैं. उसको स्केल वाइज हो जाता है कि वहाँ पे गुड, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, गुड रहा, बेटर रहा, वेरी गुड रहा, ठीक है, बैड रहा, वेरी बैड रहा. तो ऐसे कैटेगरीज बना दी जाती हैं वहाँ पे. तो इसी कैटेगरी को मेज़र करने के लिए chi-square टेस्ट हम यूज़ करते हैं, मतलब कैटेगरिकल वेरिएबल्स के लिए हम यूज़ करते हैं. तो chi-square में कैटेगरिकल वेरिएबल्स हमको लेने हैं. ठीक है, और साथ में ये क्या कहता है कि
ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ जो होंगी उसमें कोई रिलेशन होगा या नहीं, ये हमारा काई स्क्वायर टेस्ट जो है वो फाइंड आउट करेगा कि हमारे ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ में कोई रिलेशन निकल के आता है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ काई स्क्वायर क्या डिटरमिन करेगा, क्या किस चीज़ में हेल्प करेगा, हमें दो चीज़ों में हेल्प करेगा। सबसे पहली चीज़ होगी हमारे पास कि ये जो है टेस्टिंग ऑफ इंडिपेंडेंस करेगा। सेकंड चीज़ क्या करेगा, गुडनेस ऑफ फिट करेगा। ठीक है, तो दो चीज़ों के लिए ये काई स्क्वायर जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, किस लिए, टेस्टिंग ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए एंड गुडनेस ऑफ फिट के लिए। काई स्क्वायर को हम गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट भी बोलते हैं, इसका सेकंड नेम है गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। ओके, सो अगर आपको कोई कहता है इसका गुडनेस ऑफ फिट निकालो, मीन्स इसका काई स्क्वायर निकालो। ठीक है, तो दो चीज़ों में हमने कहा कि ये दो चीज़ों को टेस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, क्या क्या, टेस्टिंग ऑफ इंडिपेंडेंस एंड गुडनेस ऑफ फिट। टेस्टिंग ऑफ इंडिपेंडेंस में क्या होगा, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, टेस्टिंग ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होगा, क्योंकि आपके पास दो वेरिएबल्स होने वाले हैं, एक्स और वाई। ठीक है, दो वेरिएबल्स के बीच में ही का स्क्वायर लगेगा। तो टेस्टिंग ऑफ इंडिपेंडेंस के बीच में क्या ये कहता है कि वेदर टू और मोर ऑब्जर्वेशंस across two populations are dependent on each other or not। क्या मतलब हुआ कि अगर हम दो पॉपुलेशंस में से वेरिएबल्स निकाल रहे हैं, एक्स और वाई, सपोज मैंने दो पॉपुलेशन में से एक्स और वाई निकाले, तो ये कहता है कि एक वेरिएबल जो है वो दूसरे के अकर करने में उसकी हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा, मतलब एक और एक्स और वाई आपस में डिपेंडेंट हैं या नहीं है। टेस्टिंग ऑफ इंडिपेंडेंस यही मतलब हुआ कि एक्स और वाई में कितना रिलेशन है, कितना वो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। मतलब जैसे अगर मैं कहूँ कि सपोज मैंने एक्स पॉपुलेशन ले ली, एक मैंने कोई सपोज कोई ड्रग ले लिया, ठीक है, सपोज कोई ड्रग ले लिया, और वाई जो है मैंने पॉपुलेशन ले ली कोई भी डिजीज़। ठीक है, सपोज कोई भी डिजीज़ ले ली और इधर से मैंने ड्रग उठाया, तो मैं ये कहूँगी, मैं ये टेस्ट करूँगी इसमें काई स्क्वायर में कि ये जो ड्रग है वो इस डिजीज़ के अकर करने में कितना रिलेशन निकाल रहा है उसका, मतलब कितना इंडिपेंडेंस है, कितना डिपेंड कर रहा है कि ये ड्रग जो है, इस ड्रग से ये डिजीज़ कम होगी या ज़्यादा होगी, मतलब उसको कितना इफ़ेक्ट करेगा वो। ठीक है, मतलब एक वेरिएबल दूसरे के होने में उसका कितना आप कह सकते हैं कितना उसका योगदान है, एक वेरिएबल का दूसरे के अकर करने में कितना योगदान है। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं कि काई स्क्वायर में हम ये हेल्पफुल करते हैं कि टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, टेस्ट ऑफ, सबसे पहली चीज़ टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस चेक करेगा ये काई स्क्वायर टेस्ट, मतलब एक वेरिएबल जो है वो दूसरे को अकर करने में कितनी हेल्प कर रहा है। ठीक है, एक वेरिएबल से दूसरा वेरिएबल कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि एक्स और वाई में कोई रिलेशन ही ना हो। ठीक है, और अगर रिलेशन होगा तो वो कितना हेल्प कर रहा है, कैसे हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो वन वेरिएबल हेल्प्स टू एस्टिमेट द अदर, या फिर वन वेरिएबल हेल्प्स टू अकर द अदर। तो ये टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस में हमें ये चीज़ पता लगाएगा, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस की एक्स और वाई में जो रिलेशन निकल के आ रहा है वो कितना रिलेशन निकल के आ रहा है, मतलब एक्स जो है वो वाई को अकर करने में कितनी हेल्प कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ हमने करी कि गुडनेस ऑफ फिट, इसको गुडनेस ऑफ फिट भी बोलते हैं, गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। ठीक है, तो गुडनेस ऑफ फिट में हमें क्या पता चलेगा कि हमारी जो ऑब्जर्व्ड फ्रिक्वेंसीज हैं और जो हमारी थियोरेटिकल फ्रिक्वेंसीज हैं, या आप कह लो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज हैं, ठीक है, उनमें कितना डिफरेंस है, या उनमें कितना मतलब कितनी इक्वल है, कितना उसमें कितनी क्लोज हैं वो। जैसे सपोज ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी मेरी 25 आई और थियोरेटिकल मेरी 24 पॉइंट समथिंग आई, तो मतलब कितना इसमें डिफरेंस है, मतलब ये कितना आसपास लाई करेगा उसके। ठीक है, हमारे ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसीज में और हमारी थियोरेटिकल फ्रिक्वेंसीज में कितना डिफरेंस होगा, कितना सिमिलैरिटी होगी, ये चीज़ हमें गुडनेस ऑफ फिट बताएगा। ठीक है, तो दो चीज़ें ये बहुत हेल्पफुल रहता है, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस और गुडनेस ऑफ फिट। इसका दूसरा नाम ही गुडनेस ऑफ फिट है, क्योंकि ये गुडनेस ऑफ फिट को हेल्प करना निकालने में हेल्प करता है, क्योंकि हमारी ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज कितना कितना दूरी पे हैं, या कितना
उसमें सिमिलैरिटी है, ये हमें गुडनेस ऑफ फिट बताएगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग क्या आ जाता है काई स्क्वायर टेस्ट में कि इसको अप्लाई करने के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, क्या क्या कंडीशंस एप्लीकेबल हैं, क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं हमारी काई स्क्वायर टेस्ट के लिए। तो क्या क्या कंडीशंस होंगी हमारे पास? सबसे पहली कंडीशन, ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्डेड एंड कलेक्टेड ऑन द रैंडम बेसिस। मतलब सबसे पहली कंडीशन हमारी है कि जो भी हम ऑब्जर्वेशन, हम अपने डाटा के लिए जो भी ऑब्जर्वेशंस इकट्ठा कर रहे हैं, हम जो भी डाटा के लिए रिकॉर्डिंग्स ले रहे हैं, वो सारी जो है रैंडम बेसिस पे होनी चाहिए। ठीक है, मतलब रैंडमली सिलेक्टेड होना चाहिए। हमने किया था सैम्पलिंग में रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, तो वो चीज़ होनी चाहिए रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, तो रैंडम बेसिस पे होना चाहिए। जो भी हम सैम्पल उठा रहे हैं, जो भी हम ऑब्जर्वेशंस उठा रहे हैं, वो सारी ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो रैंडम बेसिस पे होनी चाहिए। ठीक है, रैंडमली सिलेक्टेड सैम्पल होना चाहिए हमारा। सेकंड चीज़ आ जाती है कि जितने भी हम आइटम्स ले रहे हैं सैम्पल के अंदर, वो सारी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। मतलब जैसे हमने सपोज 5 का सैम्पल लिया, 5 हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशंस आई, तो वो सारी आपस में इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि हम जैसे 5 का सैंपल उठाया तो हमने इसके बेसिस पे ये वाला सैंपल उठाया या इसके बेसिस पे ये वाला सैंपल उठाया, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो दोनों आपस में इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ठीक है, तो हमें एक दूसरे पे वो डिपेंड नहीं करने चाहिए, मतलब वो सारे अपने आप में इंडिपेंडेंट होने चाहिए। एक दूसरे के बेसिस पे हम दूसरा सैंपल नहीं उठाएंगे। ठीक है, कि हमने ये वाला सैंपल उठाया, अब हमें ये वाला उठाना पड़ेगा क्योंकि वो इसके बेसिस पे है। ठीक है, तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें ये वाला सैंपल अपने उस पर उठाना है, ये वाला सैंपल उसके उस पर उठाना है। तो मतलब अपने आप में इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ठीक है, थर्ड चीज़ कि जो भी आप सैंपल उठा रहे हो उसमें बहुत फ्यू आइटम्स नहीं होने चाहिए, मतलब बहुत कम आइटम्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, जो भी हम सैंपल उठा रहे हैं उसमें, जैसे सपोज हमने सैंपल उठाया और उसमें निकली ऑब्जर्वेशंस मेरे पास सिर्फ 5 या 5 से लेस देन 5 ऑब्जर्वेशंस निकली। ठीक है, लेस देन 5 ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 ऑब्जर्वेशन ऐसे निकली, लेस देन 5। ठीक है, 3 ऑब्जर्वेशन होगी, 2 ऑब्जर्वेशन होगी या सिर्फ 1 ऑब्जर्वेशन होगी, तो वहाँ उस केसेस में हमारे पास जो है काई स्क्वायर एप्लीकेबल इन द सेंस, मतलब इतनी अच्छी तरह एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये जो सैम्पल नंबर है ये लार्ज लेना प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो ये जो है सैम्पल नंबर वो हमारा इट शुड बी ग्रेटर देन 10। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टेटिस्टिशियंस क्या कहते हैं, मतलब प्रेफर करते हैं कि 10 से ज़्यादा सैम्पल्स हों हमारे पास, मतलब 10 से ज़्यादा यूनिट्स हों हमारे पास, तभी वो काई स्क्वायर जो है वो अच्छी तरह एप्लीकेबल लगेगा वहाँ पे। ठीक है, तो ग्रेटर देन 10 जो है वो इसकी सबसे बड़ी कंडीशन बनती है कि आपका सैम्पल में जो ऑब्जर्वेशन हैं वो ग्रेटर देन 10 होनी चाहिए। ठीक है, और ग्रेटर देन 10 हो और एटलीस्ट 50 हो तो वेल एंड गुड है। बहुत ही लार्ज हो तो वेल एंड गुड है, ग्रेटर देन 50, एटलीस्ट 50, तो ये सारी ऑब्जर्वेशंस आपको, बेस्ट ऑब्जर्वेशन ग्रेटर देन 50 वाला कंडीशन है। ठीक है, और वैसे आपको अगर 50 के आसपास नहीं मिल जाते तो ग्रेटर देन 10 होना, तो ग्रेटर देन 10 तो होना ही चाहिए। ठीक है, और बाई चांस अगर आपकी लेस देन 5 आ भी जाती है तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप काई स्क्वायर नहीं लगा सकते, वहाँ पे भी आप काई स्क्वायर लगा सकते हो। ठीक है, अगर लेस देन 5 किसी में ऑब्जर्वेशन आ रही है, सपोज आपके पास 2 सैंपल ऐसे हैं जहाँ पे एक में 3 ऑब्जर्वेशन आ रही हैं, एक में 5 आ रही है और एक में 2 आ रही है, एक में 1 आ रही है। 4 सैंपल्स ले लिए हमने, 4 सैंपल में लेस देन 5 ऑब्जर्वेशन आई हैं। ठीक है, ठीक है, तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, इन सबको पूल कर सकते हो। ठीक है, इनमें आप क्या करोगे, फ्रीक्वेंसीज को पूल कर दोगे। ठीक है, पूल करके फिर आप उसमें का स्क्वायर लगा सकते हो। ठीक है, तो अगर आप की लेस देन 5 फ्रीक्वेंसी आ भी रही है तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, वहाँ पे भी आप काई स्क्वायर लगा सकते हो पूलिंग करके, फ्रीक्वेंसीज की पूलिंग इन द सेंस इसको ऐड अप करके, सबको ऐड कर दोगे तो वो ग्रेटर देन 10 अपने आप बन जाएगी। 5 + 3 करोगे 8 हो गया, 8 + 1 9, 9 और 2 11, तो ग्रेटर देन 10 अपने आप आ जाएगा वो। तो जहाँ पे भी आपको लगे कि लेस देन 5 फ्रीक्वेंसी आ रही है तो वहाँ पे उस फ्रीक्वेंसीज को आप पूल कर सकते हो दूसरी फ्रीक्वेंसी के साथ। ठीक है,
लेस देन 5 वाली के साथ ही, मतलब जितनी भी लेस देन 5 हो उनको आपस में पूल कर सकते हैं हम, ताकि वो ग्रेटर देन 10 या लार्ज वैल्यू हमें दे सके। ठीक है, तो ये चीज़ होनी चाहिए। तो काई स्क्वायर हमारे पास क्या निकल के आया, जो हमने कंक्लूजन इतना सारा पढ़ा उसमें से क्या निकल के आया, काई स्क्वायर इज अ टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस कंपेयर्स टू वेरिएबल्स in a contingency table to see if they are related। तो अगर हम contingency tables यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें क्या पता लगेगा कि जो वेरिएबल्स हमने लिए हैं, दो वेरिएबल्स जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं, वो आपस में रिलेटेड हैं या नहीं। इन अ मोर जनरल सेंस it tests to see whether distributions of categorical variables differ from each other। तो ये भी टेस्ट करेगा कि जो हम कैटेगरिकल वेरिएबल्स की डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे हैं वो आपस में सेम है कि डिफ़र कर रही है। ठीक है, तो जो पॉपुलेशंस में से हमने वेरिएबल उठाए हैं वो आपस में इक्वल है, मतलब सेम है, या फिर वो उनमें कुछ डिफरेंस है, वो डिफ़र कर रहे हैं। ठीक है, सो वेरी स्मॉल काई स्क्वायर टेस्ट स्टेटिस्टिक मीन्स दैट योर ऑब्जर्व डाटा फिट्स योर एक्सपेक्टेड डाटा एक्सट्रीमली वेल। अगर आपका काई स्क्वायर टेस्ट स्टेटिस्टिक जो है, मतलब काई स्क्वायर की वैल्यू है, वो काफ़ी कम आती है, इसका मतलब क्या है कि ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड डाटा जो है वो बहुत ही क्लोज है, मतलब ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड में बहुत ही कम फ़र्क है, बहुत ही कम डिफरेंस है। तो इसका मतलब वहाँ पे आप ऑब्जर्व की जगह एक्सपेक्टेड भी वैल्यूज़ ले सकते हो, या फिर एक्सपेक्टेड की जगह ऑब्जर्व वैल्यूज़ ले सकते हो, तो वहाँ पे आपका डाटा जो है वो सेम मिलता है आपको। ठीक है, तो वहाँ पे फिटनेस, गुडनेस ऑफ फिट जो है वो एक्सट्रीमली वेल आपकी वो उस डिस्ट्रीब्यूशन में फिट कर जाएगा। ठीक है, इन अदर वर्ड्स देयर इज़ अ रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सट्रीमली वेल जब उसको आप दिखा रहे हो कि जो आपके ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड जो हैं वो काफ़ी क्लोज आ रही हैं, तो इसका मतलब आपके जो वेरिएबल्स हैं उसमें कोई ना कोई रिलेशन निकल के आ सकता है। एंड अ वेरी लार्ज काई स्क्वायर टेस्ट स्टेटिस्टिक, अगर आपका काई स्क्वायर स्टेटिस्टिक जो है वो वेरी लार्ज है, काफ़ी ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, ग्रेटर वैल्यू दे रहा है, इट मीन्स दैट डाटा डज नॉट फिट वेरी वेल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज में जो डिफरेंस आया है वो काफ़ी लार्ज होगा। अब काफ़ी लार्ज डिफरेंस का मतलब क्या है कि सपोज़ आपके ऑब्जर्व वैल्यू 25 थी और आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू सपोज 90 आई है। ठीक है, तो इसका मतलब काफ़ी लार्ज वैल्यू हो गया, काफ़ी लार्ज डिफरेंस हो गया उसमें। अब लार्ज डिफरेंस का मतलब बहुत दूरी पे है वो उससे, तो इसका मतलब वो हम कह ही नहीं सकते कि उसमें कोई रिलेशन भी होगा। ठीक है, तो वहाँ पे वो गुडनेस ऑफ फिट जो है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो काफ़ी लार्ज आई है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वहाँ पे जो रिलेशनशिप हम चेक कर रहे हैं वो वैसा कोई रिलेशन नहीं है वहाँ पे। तो काई स्क्वायर में एक्स और वाई में कोई रिलेशन वहाँ नहीं होगा जब काई स्क्वायर की वैल्यू लार्ज होगी। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो अभी हमने किया कि काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है, काई स्क्वायर की कंडीशंस क्या क्या हैं। ठीक है, काई स्क्वायर एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। ठीक है, इसको अप्लाई करने के लिए हमें ग्रेटर देन 5 ऑब्जर्वेशंस तो चाहिए, क्योंकि 5 से लेस हों तो वहाँ पे हम पूलिंग करते हैं फ्रिक्वेंसीज की, लेकिन हमें वैल्यू क्या चाहिए होती है, ग्रेटर देन 11। ठीक है, तो हमें जो भी वैल्यूज़ चाहिए ग्रेटर देन 11 चाहिए। और यहाँ पे हम एक चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ी कि कॉन्टिजेंसी टेबल्स। ठीक है, कॉन्टिजेंसी टेबल्स क्या होते हैं, जो जब हम किसी वेरिएबल्स को ग्रुपिंग में कर दें, ग्रुप कर दें, एक्स और वाई वेरिएबल्स का ग्रुप बना दें। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास टेबल है, सपोज आर क्रॉस एस का टेबल है, आर क्रॉस एस कॉन्टिजेंसी टेबल, तो ये होंगी हमारी रोज और ये होंगे हमारे कॉलम। आप इसको कितने भी वेरिएबल्स पे फिट कर सकते हो, मतलब
2 वेरिएबल दे सकते हो, 3 वेरिएबल दे सकते हो, तो वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग आपकी रोज और कॉलम चेंज होते रहेंगे। ठीक है, अगर आप 2x2 वेरिएबल लेते हो, मतलब 2x2 टेबल निकालते हो, तो वहाँ पे आपके वेरिएबल्स तो होंगे। तो सपोज यहाँ पे मैं दो वेरिएबल्स की बात करूँ कि 2 वेरिएबल्स में रिलेशन है कि नहीं। सपोज मैंने एक वेरिएबल उठाया कि प्लेस ऑफ लिविंग, ठीक है। सेकेंड वेरिएबल मैंने उठाया ऑक्यूपेशन। मतलब मेरे को क्या निकालना है अब यहाँ पे, प्लेस और ऑक्यूपेशन में कितना रिलेशन है। प्लेस इन द सेंस मैं ये लेके चल रही हूँ कि कोई पर्सन जो है वो रूरल है कि अर्बन है। ठीक है, प्लेस इन द सेंस मैं रूरल और अर्बन एरिया की बात कर रही हूँ। एरिया कह सकते हो आप यहाँ पे। एरिया और ऑक्यूपेशन में एक पर्सन के एरिया और ऑक्यूपेशन में रिलेशन निकल के आता है कि नहीं। मतलब रूरल वाला कितनी रूरल वाले की कितनी ऑक्यूपेशन हो सकती है, अर्बन वाले की कितनी ऑक्यूपेशन हो सकती है। तो ये चीज़ मुझे फाइंड करनी है। तो एक मेरा हो जाएगा रूरल, एक हो जाएगा मेरा अर्बन। ठीक है, 2x2 टेबल हो गया। ये तो हो गया हमारा एरिया। ठीक है, और इधर से हो जाएगा एरिया और इधर से हो जाएगा ऑक्यूपेशन। मतलब मैंने चेक करना है कि रूरल वाले ग्रेजुएटेड होते हैं या फिर नॉन ग्रेजुएट्स। ठीक है, ग्रेजुएशन और नॉन ग्रेजुएशन में से मुझे बताना है कि रूरल वाले ग्रेजुएट। अब यहाँ पे इसको स्टडी कैसे करेंगे, जब हम इस एंट्री की बात करेंगे। ठीक है, जब हम इस एंट्री की बात करेंगे तो यहाँ पे ये दोनों कवर होंगे, रूरल और ग्रेजुएशन। मतलब रूरल वाले पर्सन जो हैं वो ऐसे कितने पर्सन हैं जो रूरल एरिया में रहते हुए ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ठीक है, जब हम यहाँ वाली एंट्री की बात करेंगे, सेकेंड एंट्री, तो यहाँ पे हमें ये पता चलेगा कि रूरल वाले कितने ऐसे हैं जो नॉन ग्रेजुएट्स हैं। ठीक है, तो रूरल वाले पर्सन जो ग्रेजुएट हैं या नॉन ग्रेजुएट हैं, तो ये हमें पता चलेगा यहाँ से। ठीक है, जब हम थर्ड एंट्री की बात करेंगे, थर्ड एंट्री की जब हमने बात करी ये वाली, तो यहाँ पे अर्बन और ग्रेजुएशन के बीच में रिलेशन आएगा कि अर्बन ऐसे पर्सन जो अर्बन एरिया में रहते हुए ग्रेजुएशन जिन्होंने की है। ठीक है, वो पर्सन हो जाएगा। और ये जो फोर्थ एंट्री होगी ये क्या होगा, अर्बन और नॉन ग्रेजुएट। मतलब अर्बन एरिया में रहते हुए भी वो नॉन ग्रेजुएट है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें कॉन्टिजेंसी, इसको बोलते हैं कॉन्टिजेंसी टेबल। मतलब हमने टेबुलर फॉर्म में उसको बना दिया कि एट्रीब्यूट ए और एट्रीब्यूट बी वो किससे, सी और डी से किस हिसाब से रिलेटेड है। मतलब एट्रीब्यूट्स तो 2 ही हैं यहाँ पे। ठीक है, 2 ही एट्रीब्यूट्स थे हमारे पास। क्या क्या, एक तो थी हमारी एरिया और एक था हमारा ऑक्यूपेशन। तो ए और बी आपस में एट्रीब्यूट्स किस हिसाब से रिलेटेड है। यहाँ पे हमने लिया था रूरल, अर्बन। ठीक है, ये ग्रेजुएट्स थे और ये नॉन ग्रेजुएट्स थे। तो यहाँ पे हम जो कह रहे हैं एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज, ये होंगी क्या, जो हमारे पास। ठीक है, ये जो वैल्यूज़ आएंगी ये हम ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज होंगी ये हमारी। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ क्या क्या होंगी हमारी, जो भी होंगी ये ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ होंगी। मतलब हमने ऑब्जर्व किया है कि हमारा डेटा जो है वो इस हिसाब से आया है, तो ये हमारी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज हैं। ठीक है, और जो हम निकालेंगे खुद से वो हमारी क्या होगी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, कि हम जो चाहते हैं वो इस हिसाब से आना चाहिए था, वो हमारी होंगी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। तो ए और बी एट्रीब्यूट में जब हमें रिलेशन निकालना हो तो वहाँ पे हम काई-स्क्वायर टेस्ट यूज़ करते हैं यूजिंग कॉन्टिजेंसी टेबल। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि हर बार आपको कॉन्टिजेंसी टेबल ही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, बिना कॉन्टिजेंसी टेबल के भी आप वैल्यूज़ निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, बिना कॉन्टिजेंसी टेबल के निकालेंगे कि हम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं काई स्क्वायर की विदाउट यूजिंग अ कॉन्टिजेंसी टेबल। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा फॉर्मूला क्या बनता है। तो हमारे पास काई स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला क्या है। काई स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला है काई स्क्वायर। काई को हम ऐसे डिनोट करेंगे एक्स की तरह, एक्स की शेप में,
ऐसे कर्व करता हुआ काई स्क्वायर, ठीक है, इसको बोलेंगे काई। जैसे स्काई होता है, स्काई का एस साइलेंट कर दो, काई बन जाएगा, तो काई स्क्वायर, ठीक है। तो काई स्क्वायर टेस्ट कैसे निकालेंगे? काई स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज का होल स्क्वायर अपॉन एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज। आई हमने क्यों लिया? क्योंकि ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड जो है वो कितनी भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे, तो सैम्पल वाइज। ओके, तो ऑब्जर्व्ड फ्रिक्वेंसीज माइनस एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज, इसका स्क्वायर, स्क्वायर करने के बाद जो भी हमारी टर्म्स आएंगे उनको सम करना है अपॉन में एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी। ये हमारा काई स्क्वायर स्टेटिस्टिक निकल के आएगा। सी जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो सी दिख रहा है, ये क्या है? नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमने किया था कि कितनी उसमें फ्रीडम है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी हो सकती है, ठीक है। और ये जो ई आपको दिख रहा है, ये एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज हैं जो हम चाहते हैं कि इतनी आ सके, और ऑब्जर्व्ड हैं जो हमने डेटा से ऑब्जर्व किया है, ठीक है। हमने जो डेटा निकाला वो हमने जहाँ से भी लिया वो ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी होगी, कि हमने इस डाटा में ये चीज़ें ऑब्जर्व करी हैं, इस हिसाब से हमारी वैल्यू आई है। और एक्सपेक्टेड जो हम चाहते हैं कि हमारी वैल्यू इसके क्लोज आए या इसके कितनी दूर पे हैं या पास पे हैं, तो ये हमें एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी बताएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला निकल के आया, द फॉर्मूला फॉर काई स्क्वायर वेयर द सबस्क्रिप्ट C are the degrees of freedom, O is the observed value, and E is your expected value. So the formula for chi-square test used in the chi-square test is chi-square C is equal to summation observed frequency minus expected का whole square upon expected value. अब ये यहाँ ध्यान रखना कि ये ऐसे होल स्क्वायर नहीं है, नीचे एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी अलग से आएगी, ठीक है। इसका स्क्वायर नहीं करना हमको, हमें सिर्फ न्यूमरेटर का स्क्वायर करना है, ठीक है। नीचे वाला सिंपली ई है, ओके। तो अब इसको एक एग्जांपल की हेल्प से स्टडी करते हैं कि हमारा एग्जांपल कहता क्या है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक सर्वे किया 256 विजुअल आर्टिस्ट का सर्वे किया, और सर्वे में हमें ये फाइंड आउट करना था कि उनका ज़ोडिएक साइन क्या है, ठीक है, मतलब उनकी राशि क्या है, ठीक है। तो हमारे पास अलग अलग ज़ोडिएक के अलग अलग वैल्यूज़ आई, मतलब अलग अलग उनके 256 में से अलग अलग नंबर ऑफ पर्सन आए कि इन फ्रिक्वेंसीज आई, मतलब इन पर्सन की इतनी राशि है, इन पर्सन की ये राशि है, इन पर्सन की ये ज़ोडिएक साइन है। तो ये हमारे पास अलग अलग पर्सन के अलग अलग ज़ोडिएक साइन आए। तो अब ये कहता है कि यहाँ पे काई स्क्वायर टेस्ट अप्लाई करके दिखाओ, मतलब क्योंकि यहाँ पे देखिए पैरामीटर है नहीं, है ना, पैरामीटर तो नहीं है यहाँ पे, तो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट ही लगेगा। और साथ में ये क्या कह रहा है कि ज़ोडिएक साइन है और विजुअल आर्टिस्ट है, तो विजुअल आर्टिस्ट और ज़ोडिएक साइन के बीच में हमें रिलेशन बताना है कि विजुअल आर्टिस्ट जो है वो ज़ोडिएक साइन पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस विजुअल, सो टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट ज़ोडिएक साइन आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस विजुअल आर्टिस्ट, ठीक है। मतलब ज़ोडिएक साइन और विजुअल आर्टिस्ट के बीच में कोई रिलेशन है, कोई डिपेंडेंस है कि वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें चेक करना है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें चेक करना है, और यहाँ पे क्योंकि पैरामीटर नहीं है हमारे पास, तो इसलिए नॉन पैरामीट्रिक लगेगा। साथ में यहाँ पे क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं, ठीक है। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं, क्वालिटेटिव इन द सेंस कैटेगरिकल वेरिएबल्स, मतलब जहाँ पे आपको एट्रीब्यूट्स मिल रहे हो, जहाँ पे आपको क्वालिटीज़ मिल रही हो, ठीक है। ज़ोडिएक साइन क्या है? क्वालिटी है, वो क्वांटिटेटिव तो नहीं हो सकता, ठीक है। ज़ोडिएक साइन को हम क्वांटिटी में तो नहीं लिख सकते, तो ज़ोडिएक साइन क्या है? एक क्वालिटेटिव वेरिएबल, मतलब एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। ऐसे ही विजुअल आर्टिस्ट है, विजुअल आर्टिस्ट भी क्या होगा? एक पर्सन ही होगा। अब पर्सन को हम न्यूमेरिकल तो नहीं कर सकते, ठीक है, तो पर्सन है तो इसका मतलब वो भी उसका क्या है? एट्रीब्यूट है। तो ये चीज़ हमें बताना है कि यहाँ पे काई स्क्वायर एप्लीकेबल, मतलब किस हिसाब से एप्लीकेबल होगा और काई स्क्वायर की क्या वैल्यू आएगी, ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है।
ठीक है, तो ये वाला हमें यहाँ पे हम बिना कॉन्टिजेंसी के यूज़ करेंगे, क्योंकि 12 अब यहाँ पे राशि कितनी होंगी हमारे पास, जोडियक साइन जो है वो कितने होंगे, एरीज के 29 मेंबर्स आए हैं हमारे पास, टॉरस के 24 मेंबर्स आए हैं, जेमिनी के 22 मेंबर्स आए हैं। मतलब ये जो है ये 29 24 ये क्या दिखा रहा है कि इन 256 में से कितने कितने इसमें डिवाइड हुए हैं, कि एरीज जो है वो 29% ऐसे हैं जिनकी जो जोडियक साइन है वो एरीज है। ठीक है, टॉरस ऐसे पर्सन है जिनका 24 ऐसे पर्सन है जिनका जो जोडिक साइन है वो टॉरस है, 22 ऐसे पर्सन है जिनका जोडिक साइन जो है वो जेमिनी है। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है, ऐसी कैंसर जिनकी है वो 19% है, लियो जिनकी है वो 21% है, वर्गो जिनकी है वो 18% है, लिब्रा वाले 19 है, स्कॉर्पियो वाले 22 हैं, सेगिटेरियस वाले 23 हैं, और कैप्रिकॉन वाले 18 है, एक्वेरियस वाले 22 हैं, पीसेस वाले 23 है। तो अब हमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है कि ज़ोडिएक साइन आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस विजुअल आर्टिस्ट और नॉट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, द फर्स्ट स्टेप, आवर फर्स्ट स्टेप विल बी टू मेक अ टेबल हैविंग द कॉलम्स ऑफ कैटेगरीज, observed values, expected values, and their differences, and the square of their differences. Okay, so this is going to our columns. The columns will be categories, observed frequencies, expected frequencies, observed minus expected frequencies, and their observed minus expected whole square and the square. Okay, these will be our, these are going to be our columns for the chi-square test. ओके, सो कैटेगरीज हैं हमारे पास। सबसे पहले कैटेगरीज में हमारे पास क्या आ जाएगा, जो जो हमने ज़ोडिएक साइन ऑब्जर्व किया, एरीज हो गया, टॉरस हो गया, जेमिनी हो गया, कैंसर हो गया, लियो हो गया, ये सारे साइन जो हैं 12 साइन, तो 12 के 12 जो हैं वो कैटेगरीज वाइज आ जाएंगे। ऑब्जर्व क्या होगा हमारे पास, जो हमने ऑब्जर्व किया है कि एरीज के कितने पर्सन आए 29, ठीक है, टॉरस के कितने आए 24, जेमिनी के कितने आए 22, कैंसर के कितने आए 19, लियो के कितने आए 21। तो इस हिसाब से हम सारों को प्लेस करेंगे, सारों की वैल्यूज निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट सबसे पहले ये चीज़ करने के बाद यहाँ पे हमने वैल्यूज़ लिख ली कि एरीज जो थे 29 थे, टॉरस 24 थे, जेमिनी 22 थे, कैंसर 19 थे, लियो 21 थे, वर्गो 18 थे, लिब्रा 19 थे, स्कॉर्पियो 20 थे, सेगिटेरियस 23 थे, कैप्रिकॉन 18 थे, एक्वेरियस 20 थे, और पीसेस जो है वो 23% थे। ये है हमारे ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, जब हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू की बात आएगी, एक्सपेक्टेड क्योंकि यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू नहीं मिलेगा, आपको खुद निकालनी है एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, तो जब भी आपको काई स्क्वायर की टेस्टिंग लगानी होगी, वहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड वैल्यूज जो हैं वो खुद से निकालने पड़ेंगे। यू विल हैव टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड वैल्यूज बाय योर सेल्फ। ओके, सो निकालेंगे कैसे, क्योंकि आई हैव टोल्ड यू दैट द एक्सपेक्टेड वैल्यू इज नथिंग बट द मीन। Okay, I have told you that expected value of x is equal to mean itself. Mean is equal to expected value of x. So expected value में क्या करना है, आपको simply mean निकाल लेना है, किसका, observed values का। ठीक है, तो जब भी expected values की बात आएगी तो वहाँ पे आपको क्या निकालना है, simply mean निकालना है आपके observed values का। ओके, तो जो भी ये values आई हैं 29 प्लस 24 प्लस 22 प्लस 19 प्लस 21 प्लस 18 प्लस 19 प्लस 20 प्लस 23 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 23, ये सारी वैल्यूज़ हो गई। इनका मीन निकालोगे तो अपॉन में इसको टोटल वैल्यूज कितनी वो थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ज़ोडिएक साइन होते हैं हमारे पास, तो अपॉन में 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 12 से डिवाइड करना है आपको।
तो जब आप इसका सम करोगे तो वो वैल्यू कितनी आएगी? तो जब आप इसका सम करोगे, इन सभी एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ निकालने के लिए इन सभी का आप सम करोगे तो वो सम आपको मिलेगा 256। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देखना, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल के देखना। 256 अपॉन में हमें 12 करना है, क्योंकि ये ज़ोडिएक साइन कितने हैं सारे? 12। तो अपॉन में 12, तो ये एक्स बार निकल के आएगा, या आप कह दो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टेड वैल्यू। मतलब तो ये कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व करोगे 21.3333 अप टू सोन, तो 21.33 कह सकते हो आप इसको सिंपली। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। तो आप सभी, अब ये नहीं है कि हर एक वैल्यू के अलग अलग एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी होगी, क्योंकि ये जो है वो कॉन्टिजेंसी टेबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू हर एक के लिए सेम रखनी है। तो ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी 21.33, तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी आपके पास 21.33, 21.33, 21.33। हर एक कॉलम में आपको, मतलब हर एक रो में आपको 21.33, इस कॉलम के हर एक रो में आपको 21.33 फिल करना है, क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो सबके लिए सेम होगी। ये नहीं है कि फर्स्ट वाले के लिए अलग होगी, सेकंड के लिए अलग होगी। एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो सबके लिए सेम होगी। तो हर रो में ये जो पूरा कॉलम है वो 21.33 से फिल किया जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू आई है कॉलम 3 में से, जो हमने कॉलम 3 के लिए जो हमने निकाली है, क्या किया हमने? 256 अपॉन में 12। ठीक है, जो भी हमारे पास ये ऑब्जर्व वैल्यूज़ थी इनको ऐड किया, 256 आया, अपॉन में 12 आप कर दोगे तो 21.33 आपको मिलेगा। और ये हम थर्ड कॉलम में प्लेस कर देंगे, 21.333333 ये सारा आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ बन गई। अब आपको इनका डिफरेंस निकालना है। ठीक है, कि ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड में क्या क्या डिफरेंस आया है। ठीक है, तो जब आप डिफरेंस करोगे तो 29 माइनस 21, 24 माइनस 21, 22 माइनस 21, 19 माइनस 21, और ध्यान रखना साइन साथ में लेना है। 21 माइनस 21, 18 माइनस 21, 19 माइनस 21, 20 माइनस 21, 23 माइनस 21, 18 माइनस 21, 20 माइनस 21 और 23 माइनस 21। ठीक है, और जो भी साइन आपका आएगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, साइन साथ में लेना है। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ क्या बन गई हमारे पास? ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, देख सकते हो आप। जब फर्स्ट वाले को माइनस करोगे तो 7.667 हो जाएगा, फिर 2.667 हो जाएगा, 0.667 हो जाएगा, माइनस 2.333 हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपकी ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आपको देखनी है, और ये वैल्यूज़ आपको लिखनी है साइन के साथ, चाहे वो पॉजिटिव साइन के हों चाहे वो नेगेटिव साइन के हो। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। फिर आपको क्या करना है? अगले में इसका स्क्वायर करना है। अगले कॉलम में आपको ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर करना पड़ेगा। जब आप स्क्वायर करोगे तो वो साइन जो है वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। स्क्वायर करने के बाद ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा वो स्क्वायर। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर कर दोगे, 2.667 का स्क्वायर कर दोगे, मतलब सारी वैल्यूज़ जो आएंगी उनका स्क्वायर करना है। ठीक है, समझ गए? ओके, नेक्स्ट आपको क्या करना है कि इसका स्क्वायर करना है। जो भी हमने कॉलम निकाला है अभी, हमें फिर उसका स्क्वायर करना है। ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड जो हमने निकाली हैं वैल्यूज़, उनका स्क्वायर करना है हमको। जब हम उनका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, जो यहाँ पे आप देख सकते हो। स्क्वायर करने के बाद 7 का स्क्वायर तो 58 हो जाएगा, मतलब 7.667 का स्क्वायर करोगे जब आप 58 हो जाएगा। 2.667 का स्क्वायर करोगे 7 बन जाएगा। तो ये इस हिसाब से आपके पास हर एक का अलग अलग स्क्वायर आ जाएगा, और जो नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी उनका स्क्वायर करोगे वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव देगा आपको। ठीक है, तो जब हमने ये सारा काम कर लिया है, ठीक है, स्क्वायर्स निकाल लिए, अब हमें क्या करना है? डिवाइड बाय जो स्क्वायर आए हैं, मतलब जो ये कॉलम आया है इसको हमें डिवाइड करना है एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी से।
ठीक है, तो 58 पॉइंट दिस अपॉन में 21.3, ठीक है। तो जो भी वैल्यू बनेगी वो हमारे पास यहाँ हम लिख देंगे। ऐसी 7 पॉइंट दिस अपॉन में 21 पॉइंट दिस, वो वैल्यू आ जाएगी 0.3334 समथिंग, ठीक है। ये हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। 0.44889, ये इसको हम 21.333 से डिवाइड देंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी। 5.442889 को डिवाइड देंगे 21.33 से तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। 0.110889 को करेंगे तब हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी। 11.10 समथिंग इसको करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। 5.44289 इसको करेंगे तो मेरे पास एक वैल्यू आ जाएगी। 1.77688 को करेंगे तब वैल्यू आ जाएगी। 2.77889 को करेंगे तो 0 पॉइंट दिस आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या था, माइनस का था तो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो गया। 11.10 इसको करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव। तो ये सारी वैल्यूज़ जो हैं, कहने का मतलब ये पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी, कोई भी एक ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो हमारे पास नेगेटिव हो, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव आएंगी। 1 पॉइंट दिस को करोगे ये भी पॉजिटिव, 1 दिस को करोगे तो ये वाला भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ आपके पास पॉजिटिव आने वाली है क्योंकि ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में क्या था, समेशन ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर अपॉन में एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो समेशन है ये इस पूरी वैल्यू पे है, ना कि न्यूमरेटर में। ये जो समेशन लगाया हुआ है आपने, तो कई बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ इसका समेशन कर लेते हैं, ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड और बाय में एक्सपेक्टेड करते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ गलत है, हमें पूरा डिवाइड देने के बाद उसका सम करना है, ठीक है। ये कॉलम निकालने के बाद जो वैल्यूज़ आएंगी उनका सम करना है, ठीक है। तो कई बच्चे क्या करते हैं, समेशन ओ आई माइनस ई आई का स्क्वायर कर देते हैं सिंपली, और बाय में ई आई करते हैं, तो वो चीज़ गलत है। ये चीज़ जो आप निकालते हो ये गलत है। हमें सिर्फ क्या करना है, हमें पहले ये कॉलम निकालना है, ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर, बाय में एक्सपेक्टेड वैल्यू करनी है बाय में पहले, ठीक है। फिर जो वैल्यूज़ आएंगे उनका समेशन करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी गलत रहेगी कि अगर आप ऊपर वाले का मतलब न्यूमरेटर का समेशन पहले कर दो और उसको बाद में डिवाइड करो एक्सपेक्टेड वैल्यू से, तो वो चीज़ गलत रहेगी, ठीक है। आपको क्या करना है, पहले डिफरेंस का स्क्वायर करना है, उसके डिफरेंस के स्क्वायर को ई से डिवाइड करना है हर एक केस में अलग अलग, और फिर उनका समेशन लेना है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि समेशन जो है वो कब होगा, पूरा कॉलम निकालने के बाद, ठीक है। तो ये समेशन अब करना है हमें कि वैल्यू हमारे पास ये थी कॉलम में, ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर बाय में एक्सपेक्टेड, तो अब इस कॉलम का समेशन करना है मेरे को, ठीक है। मैंने डिवाइड दे दिया सबको अलग अलग, डिवाइड देने के बाद जो वैल्यूज़ आई हैं उनको सम करना है, ठीक है। तो जब आप इनको सम करोगे, समेशन करोगे, तो क्या वैल्यू मिलेगी आपको, 5.09401723, इतना बड़ा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, आप इसको 2 या 3 पॉइंट्स में ले सकते हो सिंपली। अब जैसे यहाँ पे 5.094 है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको 5.094 लिख सकते हो सिंपली, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो। तो वहाँ पे यहाँ पे ध्यान रखना कि ये वैल्यूज़ जो हैं आपको ध्यान से लिखनी है, ठीक है। इतना लंबा मतलब पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद 2 या 3 एक्सपेंशन चाहिए हमको, ठीक है। वो हमें टेबल से, बाकी और काई स्क्वायर की वैल्यू बाकी आपको टेबल से चेक करनी है। ये तो था आपका काई स्क्वायर कैलकुलेटेड, जो आपने कैलकुलेट किया है। अब एक काई स्क्वायर टैबुलेटेड है, काई स्क्वायर टैबुलेटेड को चेक करना है, ठीक है। तो टैबुलेटेड को चेक करोगे वो कितना आएगा, कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको चेक करनी है। तो अब हम यहाँ पे काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक जो है वो निकल चुका है हमारा। अब हम अपनी फाइनल स्टेज पे हैं। जब हम काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक निकाल लें उसके बाद हमें सिर्फ ये डिसीजन लेना है कि हमारा जो हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट होना चाहिए या एक्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, काई स्क्वायर कैलकुलेटेड हमने निकाल लिया है। कैलकुलेटेड जो वैल्यू है हमारी है 5.094, ये है, ठीक है।
नेक्स्ट चीज़ हमें निकालनी है काई स्क्वायर टैबुलेटेड। टेबल के अकॉर्डिंग जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है उसके हिसाब से हमें कैलकुलेटेड वैल्यू निकालनी है टेबल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो टेबल आपके बुक्स में होगा तो आप वहाँ से टेबल चेक कर सकते हैं कि काई स्क्वायर पे टैबुलेटेड वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो वो चीज़ आपको निकालनी है टैबुलेटेड वैल्यू। तो टैबुलेटेड और कैलकुलेटेड को कंपेयर करना है। ठीक है, तो कंपेयर करना है तो अगर आपकी टैबुलेटेड वैल्यू लेस दैन कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाती है, क्या कह रहे हैं हम, हमें काई स्क्वायर कैलकुलेटेड और काई स्क्वायर टैबुलेटेड चेक करना है। ठीक है, अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर आ जाती है टैबुलेटेड वैल्यू से, ठीक है, दो केसेस बन सकते हैं, या फिर कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो लेस देन आए टैबुलेटेड वैल्यू से। ये दो केसेस हमें चेक करने हैं कि कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर आ रही है टैबुलेटेड से या फिर कैलकुलेटेड वैल्यू लेस आ रही है टैबुलेटेड वैल्यू से। ठीक है, सो कैलकुलेटेड वैल्यू अगर ग्रेटर होती है तो वहाँ पे हम रिजेक्शन हो जाती है एच नॉट की, रिजेक्ट कर देंगे एच नॉट को। ठीक है, और अगर हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू लेस दैन टैबुलेटेड आता है तो वहाँ पे हम एक्सेप्ट करते हैं एच नॉट को, क्योंकि टेस्टिंग किस पे हो रही है, एच नॉट पे ही हो रही है। कोई भी हम टेस्ट अप्लाई करते हैं वो किस लिए करते हैं, एच नॉट को टेस्ट करने के लिए, क्योंकि एच नॉट पे ही सारी टेस्टिंग होती है। क्योंकि एच नॉट को हम कहते हैं कि हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस। तो जब नो डिफरेंस होगा तो वो हम अपनी तरफ से मान के चल रहे हैं कि हमारी तरफ से नो डिफरेंस है। ठीक है, तो हम अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं कि हम रॉन्ग हैं, क्योंकि कोई ना कोई डिफरेंस आता है तभी वो चीज़। अब जैसे हमने कोई एग्जांपल किया था कि स्लीपिंग पिल्स वाला, तो स्लीपिंग पिल्स में ए और बी कंपनीज़ ने अपने अपने ड्रग्स दिए थे और वो कह रहे थे कि हम बेटर हैं, है ना। तो वहाँ पे जब हम एच नॉट को लेकर चलते हैं तो वहाँ पे हम कहते हैं कि दोनों ड्रग्स में नो डिफरेंस है। तो नो डिफरेंस कैसे होगा, वो हम खुद से एक्सप्लेन करते हैं, हम खुद से सपोज करते हैं, अज्यूम करते हैं कि हमारा जो भी हम डाटा ले रहे हैं वो सारा क्या है, इक्वल है, वो सारा क्या है, नो डिफरेंस है उसमें। तो कोई ना कोई डिफरेंस तो होता है, तो हम क्या चाहते हैं कि हम खुद को प्रूव करें रॉन्ग है हम। ठीक है, तो हम खुद को रॉन्ग प्रूव करना चाहते हैं, इसलिए हम एच नॉट की टेस्टिंग करते हैं। और एच नॉट की टेस्टिंग से अपने आप ये प्रूव हो जाता है कि अगर हम रिजेक्ट करते हैं एच नॉट को तो इसका मतलब क्या है कि एच वन एक्सेप्ट हो रहा है, और अगर हम एच नॉट को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वहाँ पे तो हम ट्रू ही हैं। ठीक है, तो हमारा मेन पर्पस होता है कि हम खुद को प्रूव करें कि हम खुद को रॉन्ग प्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखनी है कि हमारा टेस्ट स्टेटिस्टिक जो है वो कैसा आता है, कि वो ग्रेटर देन कैलकुलेटेड वैल्यू आएगा या लेस दैन कैलकुलेटेड वैल्यू आएगा। ठीक है, टेस्ट स्टेटिस्टिक हमें देखनी है कि हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू या टैबुलेटेड वैल्यू में कितना डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, डिफरेंस अगर हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू जो है हमारी ज़्यादा आ जाती है टैबुलेटेड से तो वहाँ पे हम एच नॉट को रिजेक्ट करेंगे, और अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू लेस आ जाती है तो वहाँ पे हम उसको एक्सेप्ट कर देते हैं। ठीक है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे आपको चेक करना है कि कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी, ये चीज़ आपको चेक करनी है कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की। तो हमारे पास लास्ट स्टेप क्या होता है, जब हमने काई स्क्वायर जो है वो टैबुलेटेड और कैलकुलेटेड के लिए चेक कर लिया, कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी ग्रेटर देन आई टैबुलेटेड से, तो वहाँ पे हमने रिजेक्ट करना है एच नॉट को। जब हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू लेस आएगी टैबुलेटेड से तो वहाँ पे हमें एक्सेप्ट करना है एच नॉट को। सो if the test statistic is improbably large according to the chi-square distribution, मतलब जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है जब हमारी लार्ज आ जाए chi-square टैबुलेटेड से, तो देन वन रिजेक्ट्स द नल हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंस। तो वहाँ पे हम इंडिपेंडेंस को, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास कैलकुलेटेड जो है वो ग्रेटर दैन एच नॉट आई है, ग्रेटर दैन काई स्क्वायर टैबुलेटेड आई है, तो वहाँ पे हम एच नॉट को रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, तो दिस वाज द पर्पस दैट हाउ टू परफॉर्म द काई स्क्वायर टेस्ट।
इसको आप कॉन्टिजेंसी टेबल से भी कर सकते हो। कॉन्टिजेंसी टेबल्स में आपको ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड, ऑब्जर्व वैल्यू तो गिवन मिलेंगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू आपको निकालनी है। सेम फॉर्मूले से आप उसको परफॉर्म करोगे। बस वहाँ पे क्या है कि आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो देख के निकालनी पड़ेंगी, और वहाँ पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, क्योंकि आर क्रॉस एस कंटिजेंसी टेबल बनेगा, तो R-1 इंटू S-1 कॉन्टिजेंट इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बनेंगी। तो वहाँ पे आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, इस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे जितनी आपकी रोज़ होंगी, सपोज 2 रोज़ हैं, 2x2 कंटिजेंसी टेबल है, तो 2 - 1 1 हो गया, और ये भी 2 - 1 1 हो गया, तो 1 × 1 कितना हो गया 1। तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे आपको चेक करना है। सपोज अगर 3x2 टेबल है तो 3 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स हैं, तो R-1 मतलब 3 - 1 2 हो गया, और 2 - 1 1 हो गया, तो 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे आपको वहाँ पे चेक करना है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को, ठीक है, ध्यान में रखना, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मेन चीज़ होती है काई स्क्वायर में। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपको पता होना चाहिए कि क्या होती है। ठीक है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मतलब आपके पास कितने इंडिपेंडेंट चांसेस हैं किसी कॉन्टिजेंसी टेबल में किसी सेल को सिलेक्ट करने के लिए आपके पास कितने इंडिपेंडेंट चांसेस हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें कि कितने इंडिपेंडेंट चांसेस आपके पास एक सेल को सिलेक्ट करने के लिए होंगे, वो आपकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बनेंगी उस कॉन्टिजेंसी टेबल के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सो this was all about this video, and I'll be there with my next video. Till then, Radhe Radhe.